गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अभिलाषा बिस्ट। आज हम आपको लेसन 5 खेल, अर्थ, आवश्यकता और प्रकार पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, खेल खेल क्या होता है। वह कोई भी क्रिया जो बच्चे अपने आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं वो खेल कहलाता है। खेल जो होता है, ऐसा नहीं केवल बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेल सकते हैं और यहाँ तक कि जानवर भी खेलते हैं। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यहाँ पर हम खेल की परिभाषाएं देख लेते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषा हम यहाँ समझेंगे। जैसे कश्यप एवं पुरी द्वारा परिभाषा है। कश्यप एवं पुरी कहते हैं कि खेल एक प्रक्रिया तथा रचनात्मक प्रवृत्ति है जो स्वाभाविक, स्वतंत्रता और आनंददायक के विशेष लक्षणों द्वारा जानी जाती है। मतलब अगर ऐसी क्रिया जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो, और हम उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ये खेल कहलाएगी। फिर है हरलॉक द्वारा परिभाषा। हरलॉक कहते हैं कि खेल वह कोई भी क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु उसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है। अर्थात उसका रिजल्ट क्या होगा इससे हमें कोई चिंता नहीं है, केवल हम आनंद की प्राप्ति के लिए खेल खेल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा है वैलेंटाइन जी कहते हैं कि खेल वह प्रक्रिया है जो खेल के लिए की जाती है, मतलब हम खेलने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं वो खेल है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है खेल की विशेषताएं। खेल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता है जन्मजात प्रवृत्ति। खेल की सबसे मुख्य विशेषता है कि वो जन्मजात प्रवृत्ति है, अर्थात जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको जन्म से ये प्रवृत्ति उसमें है, उसको सीखना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, इन खेलों की बातें नहीं हो रही है। ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनकी बात हो रही है। जैसे उनका हाथ पैर हिलाना, अंगों को आगे बढ़ाना, ठीक है, कुछ चीज़ें पकड़ना, ये सब उनकी खेल की क्रियाएं हैं। फिर नेक्स्ट है आनंददायक प्रवृत्ति। खेल की जो प्रवृत्ति है वो इसलिए की जाती है कि उससे उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है, और उस मिलने वाले आनंद के कारण वो क्रिया को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। तो दूसरी इसकी विशेषता है कि आनंददायक प्रवृत्ति। रचनात्मक प्रवृत्ति, अर्थात इसमें एक विशेषता है कि इसमें रचनात्मक प्रवृत्ति संतुष्ट होती है, अर्थात बच्चे रचना करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए स्वतंत्र होते हैं, उसके लिए कोई नियम बंधन नहीं है। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता। जो खेल है उसको खेलने के लिए बच्चा स्वतंत्र है, उसे कोई बाध्य नहीं कर रहा है उसको खेलने के लिए। ठीक है। वो जब उसको मन होता है, खेलना चाहता है, वो खेलने लगता है। ठीक है। उससे उन्हें आनंद प्राप्त होता है। फिर है सक्रियता। खेल जो ऐसी प्रक्रिया जिससे बच्चा सक्रिय होता है, मतलब उसको एक्टिव है, चाहे वो शारीरिक रूप से एक्टिव हो चाहे मानसिक रूप से एक्टिव हो, कोई ना कोई सक्रियता जरूर होती है उसमें। ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि किसी में क्रियाएं अधिक हैं, किसी में कम है, लेकिन क्रियाशील जरूर होगा। फिर है आत्म प्रदर्शन की विशेषता। खेल के द्वारा बच्चे अपने आप को आत्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। वो अपनी रुचियों को, ठीक है, योग्यताओं को, क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट है खेल साध्य है, साधन नहीं। खेल की एक विशेषता है कि वो अपने आप में साध्य है, साधन नहीं। खेल अपने आप में ही महत्वपूर्ण होता है, उसे किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। ठीक है। इसलिए खेल को साध्य साधन नहीं कहा गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है खेल और कार्य में अंतर। खेल और कार्य में क्या अंतर है। ठीक है। जबकि खेल और कार्य दोनों में ही शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता होती है, तो इनके अंदर देखिए, जो खेल जो है की समान प्रवृत्ति है मनुष्य में जन्मजात रूप से पाई जाती है, जबकि क्या होता है, कार्य को व्यक्ति जो होता है वो परिस्थिति और पर्यावरण के प्रभाव से अर्जित करता है, उसको सीखता है। ठीक है। दूसरी है कि खेल स्वाभाविक रूप से खेला जाता है, और लेकिन इससे भिन्न कार्य क्या है, उसमें नियम बंधन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य का संबंध स्पष्ट रूप से यथार्थ जगत से होता है, वास्तविकता से होता है, जबकि खेल का संबंध काल्पनिक जगत से होता है। खेल तथा कार्य में एक मुख्य अंतर है मनोरंजन का। जो खेल का जो उद्देश्य है वो मनोरंजन के लिए है। ठीक है। वो मनोरंजन के लिए खेल करता है, जबकि कार्य का उद्देश्य विशिष्ट होता है। खेल की क्रिया में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, जबकि कार्य में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के बंधन होते हैं।
खेल को करने के लिए किसी प्रकार के बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कार्य के लिए हमेशा व्यक्ति जो होता है वो स्वेच्छा से खेल तो होता है स्वेच्छा से होता है, जबकि कार्य के लिए किसी कोई ना कोई दबाव होता है। कार्य को करने के लिए कार्य में जो पड़ने वाले विघ्न को आदमी अवहेलना कर सकता है, लेकिन खेल में पड़ने वाले जो विघ्न है उसको नहीं सहन कर पाता। बच्चे को खेल में अगर डिस्टर्ब करो तो गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, खेल का संबंध जो होता है केवल खिलाड़ी से होता है, जबकि कार्य का संबंध जो होता है उसके जो कार्य कर रहा है उसके अलावा अन्य व्यक्तियों से होता है, अन्य व्यक्तियों से भी होता है। खेल से में केवल खिलाड़ी लाभान्वित होता है, जबकि कार्य में अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही है कि अगर मम्मा आपकी मदर खाना बना रही है तो वो केवल अपने लिए नहीं बना रही है, बाकी पर फैमिली मेम्बर्स को भी खाना मिल रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया, तो बाकी लाभान्वित भी हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा खेल से जो आनंद प्राप्त होता है वो केवल उसी समय होता है जब व्यक्ति खेल रहा होता है, जबकि कार्य से जो आनंद प्राप्त होता है वो भविष्य में भी प्राप्त होता है। खेल और कार्य दोनों में ही शारीरिक मानसिक क्रियाशीलता होती है, लेकिन उनके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि खेल से हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारा शरीर पुष्ट होता है और हम शक्तिशाली होते हैं, जबकि कार्य में व्यक्ति थकान महसूस करता है कार्य करने पर। ठीक है, कार्य समान रूप से व्यवसाय के रूप में किया जाता है, जिसको जीवकोपार्जन का साधन माना जाता है, जबकि खेल मनोरंजन के लिए किया जाता है। खेल और कार्य की प्रक्रिया में मूल और महत्व का भी अंतर होता है। खेल का महत्व उसकी क्रिया में निहित होता है, जबकि कार्य में ऐसा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है खेल के प्रकार। खेल के 6 प्रकार हैं। एक है रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल मतलब रचना प्रधान, जिसमें बच्चा किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है, किसी चीज़ की रचना कर रहा है। जैसे बच्चों का खिलौना बनाना, मकान बनाते हैं बच्चे, डॉल बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, तो ये उनकी रचनात्मक खेल है। इसके द्वारा क्या होता है, रचनात्मक खेलों द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति संतुष्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा होते हैं गति सक्रिय खेल, जिसमें बच्चा सक्रिय शारीरिक गतियाँ सक्रिय रूप से हो रही होती हैं, उसको गति सक्रिय कहते हैं। जैसे बच्चे का हाथ पैर हिलाना, दौड़ना, भागना, एक दूसरे को पकड़ना, इसमें गति सक्रिय खेल कहलाते हैं। निष्क्रिय खेल या बौद्धिक खेल। निष्क्रिय खेल में शारीरिक रूप से तो एक्टिव नहीं है, परंतु मानसिक रूप से एक्टिव है, इसलिए इसको बौद्धिक खेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसके बौद्धिक विकास होता है बच्चे का। उसका जैसे चेस खेल रहा है ना, शतरंज, तो उसमें दिमाग काम कर रहा है, शारीरिक रूप से तो उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन दिमाग उसका एक्टिव है। फिर है खोजक खेल। खोजक खेल जो बच्चा जो होता है, खोजक खेल में बच्चे की खोजने की प्रवृत्ति संतुष्ट होती है। ठीक है, खोजक खेल में क्या करते हैं बच्चे, चीज़ों को पकड़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, और ये जो खेल होते हैं वो 3 माह में ही शिशु आरंभ कर देता है। ठीक है, इसके द्वारा उनमें क्रियात्मक और कौशल संबंधी विकास होता है। जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो खिलौनों के पीछे भागना, गेंद कहीं चली गई तो गेंद को खोजना, तो वो खोजने का कार्य करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी संतोष की प्रवृत्ति होती है, खोज लेने पर वो संतोष की प्रवृत्ति महसूस करते हैं। लड़ाई खेल यहाँ पे केवल मारना पीटना नहीं है बच्चों में, लड़ाई वैसी लड़ाई इसका मतलब नहीं, यहाँ पे लड़ाई का खेल है कॉम्पिटिशन, यानी प्रतिस्पर्धा। तो इन खेलों से द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक भावना बहुत अधिक प्रबल होती है, उनका विकास होता है। तो क्या होता है, ये खेल 2 बच्चे या फिर 2 ग्रुप्स में होता है, जैसे कबड्डी, हॉकी, दौड़, फुटबॉल। इसमें ये 2 ग्रुप्स में होता है। अब इसमें कौन जीतता है तो वही हराने की भावना होती है, वो लड़ाई खेल है यहाँ पर। परीक्षात्मक खेलों में जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रधान होती है, और इस खेलों में जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण ही बच्चे उलटते पलटते, खोलने बंद करने का काम करते हैं। जैसे लाइट चमक रही तो क्यों चमक रही है, उसको पलटेंगे, खोलेंगे, अब जानने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार ये परीक्षात्मक खेल है, मतलब उसका परीक्षण कर रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है खेल की आवश्यकता एवं महत्व। नेक्स्ट टॉपिक, खेल के कई महत्व हैं। पहला है सामाजिक महत्व। तो खेल के द्वारा बहुत सारे सामाजिक गुणों का विकास होता है बच्चों में। ठीक है, उनके आपस में मधुर संबंध आपस में होते हैं, बच्चे आपस में मधुर संबंध बनाते हैं, उनमें जाति पात का भेदभाव नहीं रहता है। ठीक है, ऊंच नीच की भावना नहीं रहती है। खेल के द्वारा बच्चों में बहुत सारे सद्गुणों का विकास होता है, जैसे नियम पालन, नेतृत्व करना, है ना, और एक दूसरे को की हेल्प करना। तो ये सब उनके सामाजिक विकास होते हैं, बहुत सारे सद्गुणों का विकास होता है इनके द्वारा। इसके अलावा है
मानसिक एवं बौद्धिक विकास में खेल के द्वारा बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। उनमें प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, कल्पना, संवेदना आदि बहुत सारी क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है। और आप कहते हैं ना, खेल अगर होता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो इस प्रकार उनका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। बच्चे मानसिक संतुलन करना सीख जाते हैं, नियंत्रण करना सीख जाते हैं, रचनात्मकता का विकास होता है, और भाषा का भी विकास होता है, नई नई शब्द को सीखते हैं वो। फिर खेल द्वारा संवेगात्मक विकास, खेलों के द्वारा बच्चों का संवेगों का विकास भी होता है। संवेगों में स्थिरता करना सीखते हैं बच्चे। ठीक है। और इनके द्वारा उनमें लज्जाशीलता, वैमनस्यता, कायरता, चिड़चिड़ापन ये सब समाप्त होता है। फिर है शारीरिक विकास में खेलों का महत्व। खेल के द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है। ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ठीक है। हाथ पैरों और अंगों की जो गति करने से उनका शरीर पुष्ट होता है। तो ये सब उनका शारीरिक विकास होता है। व्यक्तित्व के विकास में खेलों का महत्व। खेल के द्वारा बच्चों का व्यक्तित्व विकास होता है। ठीक है। उन व्यक्तित्व संबंधी विकास, सर्वांगीण विकास होता है। शैक्षिक विकास, खेलों में के द्वारा बच्चों का शैक्षिक विकास होता है। नई नई चीज़ों को सीखते हैं, आज्ञा पालन गुणों का विकास होता है। अनुशासन करना सीख रहे हैं, नए नए शब्दों को सीख रहे हैं। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उनके आगे शिक्षा में मदद करती हैं। इसके अलावा हुई खेल सामग्री और उनकी विशेषता। खेल सामग्री क्या हुई? जिस भी चीज़ से व्यक्ति खेलते हैं उसे खेल सामग्री कहते हैं बच्चे। और खेल सामग्री को साधारण भाषा में खिलौना कहते हैं। जैसे गुड्डे, गुड़िया, झुनझुने, पक्षी। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आ गए हैं, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, है ना। बारबी डॉल आ गई है, पहले तो साधारण डॉल होती। तो इस तरह जो खिलौने हैं ये खेल सामग्री कहलाती हैं। और इनकी विशेषताएं, खेल सामग्री की कैसी होनी चाहिए बच्चों की? तो खेल सामग्री आकर्षक और सुंदर होनी चाहिए, ताकि बच्चे अधिक से अधिक उसको आकर्षित हो उसको खेलने के लिए। फिर है खेल सामग्री ऐसी हो जिससे बच्चों को नई नई जानकारियाँ मिले। जैसे पशु पक्षी की पहचान कर ले, कार, रेलगाड़ी, अगर हम ये सब देंगे तो बच्चों को ड्राइवर, डॉक्टर, इन सब की पहचान करना सीख जाते हैं। खेल सामग्री द्वारा बच्चों का ऐसा होनी चाहिए जिससे स्वाभाविक विकास हो। ठीक है। और शारीरिक, गामक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी हो, ऐसा खेल सामग्री हो। ज्ञानवर्धक हो, नई नई चीज़ें सीखें। और खेल, फिर दूसरा है कि इनका मटेरियल जिससे खेल सामग्री से बनी है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि हर चीज़ों को अपने मुंह में डालते हैं। तो अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो उनके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है खेल सामग्री ऐसी हो जो नर्म और सुविधाजनक हो, चुभने वाली ना हो। क्योंकि बच्चे आप खेलते हैं, उनको चोट लग सकती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। फिर है इन सब बातों के अलावा एक महत्वपूर्ण है कि खेल सामग्री जब बच्चे खेले तो उसको साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नियमित रूप से उसकी सफाई करनी चाहिए। क्योंकि आप बच्चे मुंह में पकड़ते हैं तो गंदगी जाएगी तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, खेल, अर्थ, आवश्यकता और प्रकार। ठीक है। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।